चैनल मेडिकल एंड नर्सेस ऑफ माय नेम इज कीर्ति। तो आज हमें यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की है जो कि एनएचएम स्टाफ नर्स की पेपर अक्टूबर में कंडक्ट हुआ था, उसकी ऑफिशियल आंसर की है, तो वो आप तक प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिए गए थे पूरी आंसर की कि मैं चाहती तो इस सभी को जो स्क्रीनशॉट है उनको पीडीएफ फॉर्मेट करके आप तक पूरे 120 क्वेश्चन एक ही बार में अवेलेबल करवा देती, बट यहाँ पर कुछ पार्ट है जो ब्लड है, इसलिए क्वेश्चन क्या है टाइप किए गए हैं इस टाइप से, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ऑफिशियल आंसर की है, तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सभी क्वेश्चन आपको विथ रेशनल के एक्सप्लेन किए जाएंगे। और वन मोर थिंग कि अब कोशिश की जाएगी आपको डेली, जब तक आपका नॉर्सेट का पेपर है, तो आपको नॉर्सेट सीरीज के अलावा जिनका भी एनएचएम स्टाफ नर्स और अलग अलग स्टेट के लिए स्टाफ नर्स सीएचओ के एग्जाम होते हैं उनके लिए भी क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएं। तो यहाँ पर एक वीडियो जो एनएचएम स्टाफ नर्स सीएचओ की तैयारी करते हैं, जीएमसी स्टाफ नर्स की तैयारी करते हैं, व्यापम की तैयारी करते हैं, उनके साथ साथ वीडियोस जो नॉर्सेट के लिए फॉर्म फिलअप कर रखे हैं वो लोग भी यहाँ पे देख सकते हैं। सभी के लिए क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। यहाँ पर सभी नर्सिंग से रिलेटेड कंटेंट लिया गया है। इस पेपर में टोटल 120 एमसीक्यूज हैं जिनको 2 पार्ट में आप तक पहुँचाया जाएगा 60 क्वेश्चन करके। तो यहाँ पर वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को जरूर प्रेस करें। आई होप आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी रही हो, और अभी भी दिवाली चलती जा रही है, बट आप अपनी पढ़ाई पर भी फोकस कीजिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आपका 20 नवंबर को पेपर है, 20 नवंबर को, तो आप उसके लिए अपना फोकस कीजिए। दिवाली है जो हो गई है, और अच्छी दिवाली मनाएंगे आप नेक्स्ट ईयर यदि जब आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे या सीएचओ बन जाएंगे। चलिए यहाँ पे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग द पोस्टपार्टम हेमरेज और पीपीएच। पीपीएच को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज की जाएगी? ऑप्शन में एंटीबायोटिक, MgSO4, ऑक्सीटोसिन या फिर मीसोप्रोस्टॉल। तो यहाँ पर पूछा है कि पोस्टपार्टम हेमरेज को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज की जाएगी, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, वो है ऑक्सीटोसिन। क्या यूज किया जाएगा? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा कि जो यूट्राइन मसल्स है उनके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा, और ऑक्सीटोसिन को ही जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं आ रहे हैं तब दिया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है ताकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर आने लगे। तो यहाँ पर पीपीएच को ट्रीट करने के लिए क्या दिया जाता है? ऑक्सीटोसिन। यदि कोई इन्फेक्शन होता, परपीरियल सेप्सिस होता है, फिर परपीरियल इन्फेक्शन होता, तब एंटीबायोटिक्स देते हम। MgSO4 एक्लेम्सिया और प्री क्लेम्सिया को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है जो कि सीजर्स को प्रिवेंट करेगा। फिर आता है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन पोस्टपार्टम हेमरेज को ट्रीट करने के लिए दिया जाएगा। साथ ही साथ ऑक्सीटोसिन लेट डाउन रिफ्लेक्स में भी हेल्प करता है। मिल्क इजेक्शन में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सीटोसिन। प्रोजेस्टेरॉन होता है तो मिल्क प्रोडक्शन में, बट यदि इजेक्शन और लेट डाउन रिफ्लेक्स है तो क्या है? ऑक्सीटोसिन। मीसोप्रोस्टॉल जनरली अबॉर्शन के लिए यूज की जाने वाली पिल है। तो आई होप आपको चारों ऑप्शन और क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अब बात आती है पीपीएच की, पोस्टपार्टम हेमरेज की। तो पोस्टपार्टम हेमरेज 2 कैटेगरी में रखा जाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज कब कंसीडर किया जाता है? हेमरेज अकरिंग ड्यूरिंग द 3rd स्टेज ऑफ लेबर एंड विद इन 24 आवर ऑफ डिलीवरी। 24 घंटे के अंदर। कब? जब जो 3rd स्टेज ऑफ लेबर होती है जिसमें प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट होता है, तो प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट होने से लेके 24 घंटे तक की जो स्टेज रहेगी वो किस में आएगी? प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज में। और जो ब्लीडिंग होगी इस टाइम पे, हेमरेज होगा, वो किस में आएगा? प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज में। फिर आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में आफ्टर 24 आवर ऑफ डिलीवरी, जब 24 आवर ऑफ डिलीवरी के बाद जो हेमरेज होगा, कब तक? विद इन 6 वीक ऑफ डिलीवरी तक। जो 6 वीक तक का ड्यूरेशन रखा जाता है परपीरियल पीरियड, तो जब तक यदि 24 आवर के बाद से लेके 6 वीक तक के ड्यूरेशन तक यदि क्या होती है? ब्लीडिंग होती है, तब वो किस में आएगा? सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज में। और परपीरियल हेमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज। आई होप आपको दोनों टाइप समझ में आ गए हों, क्या मेडिसिन यूज की जाती है पोस्टपार्टम हेमरेज को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट इज 1 पिंट ऑफ डीएनएस इक्वल टू हाउ मैनी ml। 1 पिंट डीएनएस है जो कितने ml के बराबर होगा? ऑप्शन में 25 ml, 20 ml, 1 ounce या फिर 500 ml।
तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि 1 पिंट ऑफ DNS इक्वल टू हाउ मैनी ml। तो 1 पिंट ऑफ DNS से कितने ml के बराबर होगा, तो होगा 500 ml के बराबर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा यहाँ पर D 500 ml। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ द आईज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरीफेरल विजन। पेरीफेरल विजन के लिए कौन सी आई है जो आंखों का कौन सा पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो सेंट्रल विजन और पेरीफेरल विजन, तो सेंट्रल विजन के लिए जो आई का पार्ट रिस्पॉन्सिबल होगा वो क्या होगा और पेरीफेरल के लिए क्या होगा। तो यहाँ पर पूछा है कि पेरीफेरल विजन के लिए क्या है जो रिस्पॉन्सिबल होगा। ऑप्शन में है ऑप्टिक नर्व, रॉड्स, आइरिस या फिर कॉन्स। जो पेरीफेरल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो क्या होगा, वो होंगी रॉड्स। रॉड्स सेल्स है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, पेरीफेरल विजन के लिए। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, इनमें से कौन सी है। ऑप्शन में कॉन्डोम, ओरल पिल्स, MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस IUCD। फुल फॉर्म आता है एग्जाम में IUCD का, PPIUCD भी आता है, बट यहाँ पर क्वेश्चन है कि हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सी है। तो ऑप्शन में कॉन्डोम, ओरल पिल्स, MTP या फिर IUCD। तो यहाँ पर जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है वो क्या है, ओरल पिल्स, जिसमें लेवोनोजेस्ट्रोल हार्मोन मोस्टली प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है वो क्या है, ओरल पिल्स। कॉन्डोम किस में आएंगे, बैरियर और मैकेनिकल मेथड में आ जाएंगे। यहाँ पर जो MTP है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, जिसमें सर्जिकल भी आ सकते हैं और हार्मोनल मेथड भी आ सकती हैं, बट यहाँ पर ओनली हार्मोनल पूछा है तो क्या होंगी, ओरल पिल्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लाइट ऑफ आइडियाज। तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज का मतलब क्या है। ऑप्शन में रिपीटेशन ऑफ वर्ड हियर्ड, न्यू वर्ड इन्वर्टेड बाय पेशेंट्स, यूज ऑफ रिदमिक वर्ड्स, पैटर्न ऑफ रैपिड ट्रांजिशन फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में है कि वर्ड को रिपीटेट करना, जिसको इकोलेलिया कहते हैं हम। न्यू वर्ड इन्वर्टेड बाय पेशेंट, कुछ नए वर्ड का पेशेंट क्या करेगा, अपने से ही इन्वेंशन करेगा, तो वो क्या, न्यूलोगिज्म। यूज ऑफ फ्रेमिंग वर्ड्स, फिर आता है पैटर्न ऑफ रैपिड ट्रांजिशन फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक। तो पैटर्न ऑफ रैपिड ट्रांजिशन फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक, एक टॉपिक से किसी दूसरे टॉपिक पे बहुत ही फास्ट है जो सोचना और बोलना है, क्या है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। या आप और जो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ है जनरली साइकेट्रिक में देखने के साथ साथ कभी कभी नॉर्मल सिचुएशन में भी आप कह सकते हैं कि जो मेन पॉइंट है उसको छोड़ के किसी और दूसरी जगह पे का ध्यान चले जाना, तो इसको क्या कहते हैं, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटस। सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटस के जो कैरेक्टरिस्टिक साइन है वो क्या है। ऑप्शन में फटीग ऑल डे, एलिवेटेड RBC काउंट्स, एलिवेटेड टेम्परेचर, रैशेस ऑन द फेस अक्रॉस द ब्रिज ऑफ द नोज एंड चीक्स। तो लूपस एरिथ्रोमेटस, यहाँ पर क्वेश्चन है SLE। जनरली एग्जाम में आपको ये भी पूछा जाता है SLE। तो SLE जो डिसीज़ है यहाँ पर सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटस डिसीज़, जिसको हम कहते हैं इन्फ्लामेटरी डिसीज, जिसमें अपना खुद का इम्यून सिस्टम अपने खुद के ही टिश्यू पर अटैक करेगा। लूपस सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटस इन्फ्लामेटरी डिसीज कॉज्ड व्हेन द ऑन इम्यून सिस्टम अटैक्स इट्स ऑन टिश्यू, कि इसमें आपका खुद का अपना इम्यून सिस्टम आपकी खुद के ही टिश्यूज पर क्या करेगा, अटैक करेगा, उनको डिस्ट्रॉय करेगा। तो क्या है, सिस्टमेटिक लूपस एरिथ्रोमेटस। तो यहाँ पर एरिथ्रोमेटस, तो यहाँ पर इसका जो मेन साइन है वो क्या है, तो इसका जो साइन है इनमें वो क्या है, रेसेस ऑन द फेस अक्रॉस द ब्रिज ऑफ द नोज एंड चीक्स, जिसको बटरफ्लाई रेसेस कहते हैं। हम एग्जाम में जनरली आता है बटरफ्लाई रेसेस, वो किस में देखने को मिलते हैं, SLE में, सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटस में। इसमें आर्थराइटिस भी होगा, रेनॉल्ड्स फिनोमिना भी होगा, आपको फिंगर्स में देखने को मिलेगा, हार्ट प्रॉब्लम होगी, प्लूरल इफ्यूजन्स होगा, और जो फेस पर बहुत ही रेसेस देखने को मिलेंगे, कहाँ पर, फेस पर, कहाँ पर, नेजल ब्रिज के दोनों साइड और फोरहेड पर।
तो इनको क्या कहा जाता है? बटरफ्लाई रेसेस। बटरफ्लाई रेसेस किस में देखने को मिलते हैं? सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटस में। नेक्स्ट इज व्हाट इज द शेप ऑफ एपिग्लोटिस। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एपिग्लोटिस का शेप कैसा होगा? ऑप्शन में लीफ शेप, हार्ट शेप, कॉन शेप या फिर सिलेंड्रिकल शेप। तो जो एपिग्लोटिस है इसका शेप कैसा होता है? लीफ शेप का, पत्ती के शेप का। नेक्स्ट इज इन विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशन द हाइट ऑफ द यूट्रस इज मोर देन द पीरियड ऑफ एमनोरिया। तो इनमें से कौन सी कंडीशन है जिसमें यूट्रस की हाइट कितनी होगी? मोर देन द पीरियड ऑफ एमनोरिया। जब पीरियड जो एमनोरिया की सिचुएशन रही है उससे भी ज़्यादा यदि यूट्रस की हाइट हो जाती है तब उस सिचुएशन में या फिर कौन सी सिचुएशन में इस तरीके से देखने को मिलेगा कि यूट्रस की हाइट क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए मोर देन द पीरियड ऑफ एमनोरिया से। ऑप्शन में ग्रोथ रिटार्डेशन, पॉलीहाइड्रोमनियोस, ओलिगोहाइड्रोमनियोस, इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ। तो यहाँ पर जो यूट्रस की हाइट है मोर देन द पीरियड ऑफ एमनोरिया से ज़्यादा किस में जाएगी? जब एमनियोटिक फ्लूइड क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्रोथ रिटार्डेशन में यूट्रस की हाइट कम होगी, फंडल हाइट कम होगी। ओलिगोहाइड्रोमनियोस में फंडल हाइट कम होगी। इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ में भी फंडल हाइट कम होगी। बट यदि पॉलीहाइड्रोमनियोस की सिचुएशन है तो इवन डॉक्टर और जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं यदि आपका फर्स्ट स्कैनिंग 5th मंथ स्कैनिंग में पता चल गया कि सिंगल टर्म प्रेगनेंसी है, तो सिंगल टर्म प्रेगनेंसी है तो यहाँ पर वो क्या करेंगे? जब जो लास्ट टाइम में इवन स्कैनिंग नहीं भी हुई होती है तो उस टाइम पर वो चेक करके ही बता सकते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कितना है, ज़्यादा है। जनरली स्कैनिंग की जाती है बट डॉक्टर को थोड़ा बहुत आइडिया है जो हो जाता है। तो इसीलिए फंडल हाइट क्या है और यूट्रस हाइट कितनी हो जाती है? नॉर्मल से भी ज़्यादा। तो किसमें? पॉलीहाइड्रोमनियोस में। नेक्स्ट इज विच अमंग दी फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड द माइक्रो न्यूट्रिएंट। इनमें से कौन से न्यूट्रिएंट हैं जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं? ऑप्शन में प्रोटीन एंड फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स या फिर फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो ऐसे कंटेंट जो माइक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं वो क्या है? विटामिन एंड मिनरल्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है? विटामिन एंड मिनरल्स। बाकी मैक्रो आते हैं तो मैक्रो में प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट तीनों आ जाएंगे। माइक्रो पूछते हैं तो विटामिन एंड मिनरल्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नॉर्मल इंट्राक्रैनियल प्रेशर इन mm ऑफ Hg। तो नॉर्मल आईसीपी कितना होगा mm ऑफ Hg में? ऑप्शन में 40 to 50, 10 to 20, 20 to 30 या फिर 30 to 40। तो नॉर्मल इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है कितना होता है? 10 से 20, 10 to 20। क्या होगा? 10 to 20 की जो रेंज है यदि इसकी इंट्राक्रैनियल प्रेशर की मतलब है क्या है? नॉर्मल। यदि कम जाता है तो हाइपोटेंशन और ज़्यादा जाता है तो सेरेब्रल हाइपरटेंशन की सिचुएशन डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एसेसरी ग्लैंड लोकेटेड अराउंड द पेरिफेरियर ऑफ द एरियोला। तो एरियोला के चारों तरफ क्या होगी? एक एसेसरी ग्लैंड प्रेजेंट होगी, पेरिफेरी ग्लैंड प्रेजेंट होगी। इसके लिए क्या कहा जाएगा? ऑप्शन में बर्थोलिन ग्लैंड, एड्रिनल, मोंटगोमरी या फिर पिनियल ग्लैंड। तो जो ग्लैंड क्या है एरियोला के चारों तरफ प्रेजेंट होगी, एसेसरी ग्लैंड है, तो ये ग्लैंड कौन सी है? तो यह यहाँ पर मोंटगोमरी ग्लैंड, जहाँ पर मोंटगोमरी ट्यूबरकुल प्रेगनेंसी में साइन देखने को मिलते हैं। तो ग्लैंड कहाँ पर होती है? पेरिफेरल और चारों तरफ किसके? एरियोला के। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन हेल्प टू कंफर्म एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया। तो एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया को कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट है जो किया जाएगा? ऑप्शन में प्लेटलेट काउंट, लंबर पंचर, बोन मैरो बायोप्सी या फिर WBC काउंट। एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। तो यहाँ पर एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया को फाइंड आउट करने के लिए जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, से कंफर्म होगा तो क्या होती है? बायोप्सी कैंसर के लिए जनरली। तो ल्यूकेमिया क्या है? ब्लड कैंसर। और यहाँ पर क्या है पूरा टर्म? एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया। तो बोन मैरो बायोप्सी के थ्रू हम कंफर्म कर सकते हैं कि किस स्टेज में है और कंफर्म है या नहीं है भी कि नहीं। तो किससे पता चलेगा? बोन मैरो बायोप्सी से।
नेक्स्ट इज अ पोस्टनेटल मदर हैज रेड कलर वेजाइनल डिस्चार्ज, इट इज नेम्ड एज। तो पोस्टनेटल मदर, आफ्टर द डिलीवरी की जो मदर है, लेडी है, उसको क्या हो रहा है, वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है जो कैंसर रेड कलर का है, तो क्या टर्म है जो यूज किया जाएगा? ऑप्शन में लोचिया अल्बा, लोचिया सिरोसा, लोचिया या फिर लोचिया रुब्रा। तो सभी को क्या मिक्स टर्म में क्या कहता है, लोचिया। बट यहाँ पर रेड कलर पूछा है, तो रेड कलर यदि क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तब कौन सा लोचिया कहलाता? तो ये कहलाता लोचिया रुब्रा। क्या कहलाता? लोचिया रुब्रा। जब आफ्टर डिलीवरी के बाद है जो स्टार्टिंग के 2 to 3 डेज तक जो ब्लीडिंग होगी वो कैसी होगी, डार्क रेड कलर की होगी, तो उसको क्या कहा जाता है, लोचिया रुब्रा। नेक्स्ट इज विच अमंग दी फॉलोइंग इंटरनेशनल वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी इज कंडक्टिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। तो इनमें से कौन सी इंटरनेशनल वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी है जो कि हेल्थ से रिलेटेड जो फील्ड है वहाँ पर अपनी रिसर्च करेगी? ऑप्शन में सिद्धा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रेड क्रॉस या फिर दनिदा। तो जो एजेंसी इंटरनेशनल वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी है वो है यहाँ पे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO क्या करेगा कि जो हेल्थ से रिलेटेड कोई फील्ड होता है वहाँ पर रिसर्च करने का काम करता है। उसके बिना अप्रूवल के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी मेडिसिन या फिर कोई भी वैक्सीन है जो पास आउट नहीं हो पाती है। और सेकेंड थिंग, WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल को, और 7 अप्रैल को ही हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे। बिल्ड अ फेयरर एंड हेल्थियर वर्ल्ड 2021 की थीम है जो आपको एग्जाम में आ सकती है। तो बेसिक से पॉइंट्स जो मैंने आपको बता दिए हैं ताकि आपको एग्जाम के लिए याद रहे। नेक्स्ट इज विच स्टेज ऑफ लेबर इज ऑल्सो नोन एज द फेज ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। इनमें से कौन सी स्टेज है इसको प्लेसेंटल सेपरेशन स्टेज के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन में थर्ड स्टेज, सेकेंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज या फिर फोर्थ स्टेज। सेकेंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज या फिर फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। तो जो प्लेसेंटल सेपरेशन स्टेज है वो कौन सी है? तो वो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। प्लेसेंटा का सेपरेशन कहाँ पर होगा? थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। फर्स्ट में सर्वाइकल डायलिटेशन होगा, सेकेंड स्टेज में बेबी एक्सपेल्ड होगा, थर्ड स्टेज में प्लेसेंटल सेपरेशन होगा, प्लेसेंटल एक्सपेल्ड आउट होगा, फोर्थ स्टेज होती है वो होती है ऑब्जर्वेशन करने की स्टेज। इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। मल्टी ग्रेविडा में 15 मिनट की होती है, पर जो प्रीवी मदर होती है उनमें एटलीस्ट 30 मिनट की, 30 मिनट की रहती है। और यदि इस टाइम पर भी प्लेसेंटा पूरे तरीके से बाहर नहीं निकल पाता है तब उस सिचुएशन को कहा जाता है रिटेन्ड प्लेसेंटा। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द डॉट्स प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो भारत में जो डॉट्स प्रोग्राम है ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीट करने में हेल्प करता है, तो उसको इंडिया में कब स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन में 1993, 2013, 2003 या फिर 2019। तो डॉट्स प्रोग्राम है जो इंडिया में कब इनिशिएट किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था 1993 को, 1993 को क्या लॉन्च किया गया था? डॉट्स प्रोग्राम फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट इज हाउ मच ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी एनर्जी की सप्लाई होगी? ऑप्शन में है 2 कैलोरी, 8 किलो कैलोरी, 6 किलो कैलोरी या फिर 4 किलो कैलोरी। तो यहाँ पर 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पूछा है। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी देता है वो फैट देता है, बट यहाँ पर यदि किसका पूछते हैं, प्रोटीन का, तो कितना होगा? प्रोटीन का होगा 4 किलो कैलोरी। कितना? 4 किलो कैलोरी। यदि कार्बोहाइड्रेट का पूछते तब भी सेम होता, 4 किलो कैलोरी प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का। फैट का पूछते तब 9 किलो कैलोरी। 1 ग्राम फैट से एटलीस्ट 9 किलो कैलोरी मिलती है, वहीं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी मिलेगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा? 4 किलो कैलोरी। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसको यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है? ऑप्शन में बी ग्रुप, ओ ग्रुप, ए ग्रुप या फिर ए बी ग्रुप। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप है यहाँ पर वो क्या है? ओ ब्लड ग्रुप। यदि रिसीवर पूछते तो ए बी, बट यहाँ पर डोनर पूछा है तो क्या है? ओ ग्रुप। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द फीमेल पेल्विस। फीमेल पेल्विस का नाम बताइए क्या है? ऑप्शन में एंथ्रोपॉइड, गायनेकॉइड, एंड्रॉइड या फिर प्लेटिप्लॉइड।
तो यहाँ पर फीमेल पेल्विस है जो कि बर्थ के लिए सबसे सुटेबल और फेवरेबल पेल्विस मानी जाती है, वो कौन सी है? तो वो गायनेकॉइड पेल्विस। आंसर होगा आपका बी, गायनेकॉइड पेल्विस। नेक्स्ट इज व्हाट इज द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ ऑटोक्लेविंग? तो ऑटोक्लेविंग मशीन है जो किस मैकेनिज्म पर काम करेगी? ऑप्शन में वर्किंग अंडर द वाटर प्रेशर, वर्किंग अंडर द पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वर्किंग अंडर द एयर पोल्यूशन एयर प्रेशर, या फिर वर्किंग अंडर द सैचुरेटेड स्टीम प्रेशर। तो यहाँ पर ऑटोक्लेविंग के लिए जो मैकेनिज्म है काम करने के लिए वो कौन सी है? तो वो होगी वर्किंग अंडर द सैचुरेटेड स्टीम प्रेशर। जो ऑटोक्लेव मशीन है इसका ड्यूरेशन और ड्यूरेशन के अलावा इससे इसमें क्या चीज़ें इंडस्ट्रियलाइज की जा सकेंगी और क्या नहीं। एंड सेकेंड थिंग कि जो ऑटोक्लेविंग मशीन इसके अलग अलग टाइप होते हैं तो वो भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं। मेन होता है इसका जो एग्जाम में आता है ड्यूरेशन 15 to 20 मिनट का जो ड्यूरेशन है वो एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है ऑटोक्लेविंग मशीन को लेके, उसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट इज व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एन मदर सफरिंग विद HIV? यदि कोई मदर HIV पॉजिटिव है तो उसके बेबी में क्या सफ़र होने के चांसेस ज़्यादा हैं? ऑप्शन में है जाइलोकेन, फ्लॉक्सिटिन, सेफेलोस्पेरिन या फिर जिडोविडिन। यदि कोई मदर HIV पॉजिटिव है तो उसके लिए कौन सी ड्रग देंगे हम? तो होगी जिडोविडिन। क्या होगी? जिडोविडिन, जो कि एक ART मेडिसिन है और HIV जो मदर पॉजिटिव है उनको ट्रीट करने के लिए दी जाती है। क्या? जिडोविडिन। नेविरापाइन भी दी जाती है बट यहाँ पर आंसर क्या होगा? जिडोविडिन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन किल्स द स्पोर्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो यहाँ पर कौन सी मेथड है जिससे स्पोर्स को भी मारा जा सकता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पोर्स उनको भी मार सकते हैं। ऑप्शन में रेडिएशन, फ्यूमिगेशन, बॉइलिंग या फिर ऑटोक्लेविंग। तो जो मेथड जिससे हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पोर को भी मार सकते हैं तो ना तो वो रेडिएशन से पॉसिबल है, ना ही फ्यूमिगेशन से और ना ही बॉइलिंग से। पॉसिबिलिटी होंगी किससे? ऑटोक्लेविंग से। तो इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डी, ऑटोक्लेविंग। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ म्यूकस लेयर कवरिंग इनसाइड ऑफ यूट्रस? तो यूट्रस को अंदर की तरफ से कवर करने वाली म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर क्या है? ऑप्शन में है मायोकार्डियम, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम या फिर मायोमेट्रियम। तो यूट्रस को कवर करने वाली जो इनर म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर है वो है एंडोमेट्रियम। क्या है? एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द बोर कमेटी वाज अपॉइंटेड इन इंडिया? तो भारत में पहली बार बोर कमेटी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन में 2020, 1990, 2014 या फिर 1943। तो भारत में जब बोर कमेटी की, जिसको पब्लिक हेल्थ कमेटी के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना की गई थी 1943 में, 1943 में। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एम ऑफ यूजेज ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इन डायरियल डिसीज मैनेजमेंट? तो जिसके लिए भी यदि डायरिया की कंडीशन होती है तो ORS दे देते हैं डॉक्टर तुरंत ही। तो उस ORS का काम क्या होगा? ऑप्शन में प्रिवेंट द वेट लॉस, प्रिवेंट द इन्फेक्शन, प्रिवेंट द वॉमिटिंग एंड प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन। तो जो यहाँ पर डायरिया के पेशेंट आते हैं उनको ORS देने का एक ही एम होता है कि डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट कर सकें। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डी, प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ टेकिंग सेंसस इन इंडिया? तो भारत में जनगणना कब की जाती है? ऑप्शन में वंस इन 5 ईयर, ईयरली वंस, वंस इन 2 ईयर या फिर वंस इन 10 ईयर। तो सेंसस और जनगणना है जो भारत में कब की जाती है? तो एवरी 10 ईयर में आप जनगणना करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? वंस इन 10 ईयर। हर 10 सालों में हम क्या करते हैं? जनगणना करते हैं, सेंसस कंडक्ट करवाते हैं। साल 2021 में होना था लास्ट टाइम, 2011 में हुआ था, बट अभी भी जो सेंसस से कंडक्ट नहीं हो रहा है। ऑलरेडी 10 साल हो चुके हैं। नेक्स्ट इज विच लेबोरेटरी टेस्ट हेल्प टू आइडेंटिफाई द गट? तो गट की सिचुएशन में कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट है जो हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने को कि गट की सिचुएशन हैवी है नहीं? ऑप्शन में सीरम कैल्शियम, यूरिक एसिड, सीरम पोटेशियम या फिर फास्फोरस। तो जो गट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेस्ट किया जाएगा वो क्या होगा? यूरिक एसिड, क्योंकि यूरिक एसिड का ही ऑक्यूमुलेशन हो जाता है जॉइंट्स में और किस सिचुएशन में होता है? गट की प्रॉब्लम में। तो इसीलिए गट
को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है? यूरिक एसिड। नेक्स्ट इज डिफ्यूज इन्फ्लामेशन एंड डिजनरेशन इन द कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड। तो यहाँ पर कौन सा जो क्रोनिक डिफ्यूज इन्फ्लामेटरी डिसीज है जिसमें कनेक्टिव टिश्यू का डिजनरेशन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, वो क्या है? ऑप्शन में एनक्लाइजिंग रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर पॉलीआर्थराइटिस। जिसमें कनेक्टिव टिश्यूज हैं, जिसमें इन्फ्लामेशन होगा, उनका धीरे धीरे डिजनरेशन होगा समय के साथ, तो वो क्या कहलाएंगे? तो वो कहलाएंगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस। क्या कहलाएंगे? रूमेटॉइड अर्थराइटिस। नेक्स्ट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेशेंट विथ सेरिब्रल एडिमा। तो सेरिब्रल एडिमा के लिए पेशेंट को कौन सी मेडिसिन दी जाएगी? ऑप्शन में लूप डायरेटिक्स, ऑस्मोटिक, बीटा ब्लॉकर्स या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो जो सेरिब्रल एडिमा को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन दी जाएगी वो क्या होगी? तो वो होगी लूप डायरेटिक ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, जैसे कि मैनिटॉल एज एन एग्जांपल के तौर पे याद रखें। मैनिटॉल क्या है? ऑस्मोटिक डायरेटिक्स है। सेरिब्रल एडिमा के लिए इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसको कम करने के लिए मेडिसिन को यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया जाएगा? ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ मैच्योर सेल्स इनटू अनदर टाइप ऑफ सेल्स। तो कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहेंगे? जब कोई एक सेल दूसरी कोई एक मैच्योर सेल दूसरी सेल्स में क्या होगी? कन्वर्ट होगी। ऑप्शन में हाइपरप्लासिया, एनाप्लासिया, डिस्प्लासिया या फिर मेटाप्लासिया। तो यहाँ पर जो टर्म यूज़ किए गए हैं सभी कैंसर को लेके कुछ टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर। तो यदि कोई मैच्योर सेल है जो एक सेल से दूसरी सेल में कन्वर्ट होगी तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी मेटाप्लासिया और मेटास्टेसिस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इनर ईयर विल बी अफेक्टेड बाय ओटाइटिस मीडिया। तो ओटाइटिस मीडिया की सिचुएशन में कौन सा पार्ट है जो खराब होगा, अफेक्टेड होगा? ऑप्शन में यूस्टेचियन ट्यूब और मास्टॉइड बोन, पिन्ना एंड ईयर लोब, लेबिरिंथ एंड स्टेपस, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड मास्टॉइड। तो यहाँ पर जो इनर ईयर के ओटाइटिस मीडिया जो मिडिल ईयर है वहाँ पे इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन के लिए कहा जाएगा। तो उसमें कौन सा पार्ट है जो अफेक्ट होगा? वो यूस्टेचियन ट्यूब एंड मास्टॉइड बोन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज यूज्ड टू मेजर द जेस्टेशनल एज ऑफ न्यूबॉर्न। तो किसी न्यूबॉर्न बेबी का यदि ना तो आपको ईडीडी पता है तो उस टाइम पर यदि आपको क्या कैलकुलेट करना है, बेबी की जो जेस्टेशनल एज है वो कितनी रही होगी, तो क्या स्केल यूज़ किया जाता है? बेलार्ड स्केल। बेलार्ड स्केल को यूज़ करके हम बेबी की जो जेस्टेशनल एज के बाद जो बेबी न्यूबॉर्न बेबी है उसकी हाइट है, उससे हम पता कर सकते हैं कि बेबी की एज अभी क्या है। तो कौन सी स्केल यूज़ की जाएगी? बेलार्ड स्केल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू टेक द ओरल टेम्परेचर। तो कौन सी सिचुएशन में ओरल रूट से हम टेम्परेचर नहीं ले सकते? ऑप्शन में एडल्ट विथ हाइपरटेंशन, अनकॉन्शियस पेशेंट, एडोलेसेंट विथ फीवर या फिर प्रेग्नेंट मदर। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें क्या है? कॉन्ट्राइंडिकेट है कि हमें ओरल टेम्परेचर लेना ही नहीं है, तो वो क्या है यहाँ पर? वो अनकॉन्शियस पेशेंट, क्योंकि एस्पिरेट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसीलिए ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं? ओरल टेम्परेचर को कॉन्ट्राइंडिकेट रखेंगे। नेक्स्ट इज नॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू द लॉस ऑफ लव्ड वन इज कॉल्ड। यदि किसी पर्सन का कोई सबसे प्यारा हो, जॉब चली गई हो या फिर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम रही उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए क्या टर्म यूज़ किया जाएगा? ऑप्शन में अपैथी, डिप्रेशन, ग्रीफ या फिर साइकोसिस। तो जो यहाँ पर टर्मिनोलॉजी यूज होगी वो क्या होगा? ग्रीफ होगा। ग्रीफ की कॉबलर रूल्स के हिसाब से थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग 5 स्टेप आते हैं। तो याद रखें, एग्जाम में आ सकते हैं आपका। यदि किसी कोई लव्ड वन इसका लॉस हो जाता है, डेथ हो जाती है, आपकी जॉब चली जाती है, तो जो होगा वो क्या कहना है? ग्रीफ। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इज प्रोटेक्टिंग द लंग्स। लंग्स के लिए कितनी लेयर्स प्रोटेक्ट करेंगी? ऑप्शन में पेरिकार्डियम, प्लूरा, पेरीमेट्रियम या फिर एंडोमेट्रियम। लंग्स को कवर करने वाली जो लेयर है वो क्या? प्लूरा। लंग्स कहाँ पर होता है? प्लूरल कैविटी में। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? प्लूरा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डायग्नोसिस ऑफ अ पर्सन हु इज हैविंग फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ्स। तो उस पर्सन के लिए क्या डायग्नोसिस बनेगा जिसको फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ्स है, जो मन में लग रहा है कि ऐसा कुछ है?
ऑप्शन में म्यूटिज्म, परसेप्शन, डेल्यूजन या फिर इल्यूजन। तो इस टाइप की सिचुएशन क्या कहलाएगी, अनशेकेबल बिलीफ प्रेजेंट होंगे तो वो कहलाएगी डिल्यूजन। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।